Hello everyone, welcome to Education World. I am Lalit Pancholi, your chemistry faculty member at Education World. Now we are started our lecture. First of all, हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था मैं उसको बता दूं आप लोगों को. हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पढ़ा, उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पढ़ा, जिसमें हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में समझा. एलिमेंट्स को हमने कैटेगराइज किया था 3 पार्ट्स में बेटा, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेरॉइड. उनके बारे में हम लोगों ने समझा. अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं और वो पार्ट है हमारा एटम्स. लाइक नेक्स्ट कैटेगराइजेशन है, तो एटम्स के बारे में समझेंगे. व्हाट काइंड ऑफ एटम्स वी आर स्टडी, और एटम्स को समझेंगे तो हम लोग ये बता दें कि मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एटम्स से मिलकर बना होता है. मैं आपको ये समझा दूं. मैंने आपको इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में शुरू में भी बोला था, जब मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने बोला था इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप लोगों से, एक साइंटिस्ट थे महर्षि कन्नड़, जिन्होंने इसे मैटर को बोला हिंदी में पदार्थ. तो इसकी स्टेट के बारे में भी उन्होंने डिस्कशन किया था. फिर ये जो है बेटा ये अणु से मिलकर बनता है, अणु, और ये जो अणु है ये परम अणु से और परमाणु इसको बोला जाता है. क्लियर बेटा? तो परम अणु का मतलब अल्टीमेट अनडिविजिबल पार्टिकल, अल्टीमेट अनडिविजिबल पार्टिकल. तो बोल सकते हैं एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन and maintain its chemical identity throughout all chemical and physical changes. यानी कि अगर आप कोई भी केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस करते हो तो एटम अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखता है. ठीक, और ये सबसे छोटी आप बोल दे यूनिट है या बोल दे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? एलिमेंट का. एलिमेंट को कैटेगराइज कर रहे हैं, उसी में पढ़ रहे हैं आगे. तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स. तो आपने बोल दिया डिफरेंट एटम, जो आपने बोल दिया एटम जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट ही होते हैं. उनकी साइज भी अलग होगी, उनकी शेप अलग होगी. ठीक है बेटा, उनका मास अलग होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर बोले फॉर, आपने बोला फ्री एटम्स, फ्री एटम्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नोबल गैसेस डू नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन. तो जो नोबल गैसेस होती हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन, लाइक नॉर्मल कंडीशन क्या होती है बेटा? टेम्परेचर की नॉर्मल कंडीशन, इन पर एग्जिस्ट नहीं करते. क्लियर है बेटा? अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटॉमिक साइज के बारे में. व्हाट काइंड ऑफ साइज ऑफ एटम? तो एटम आर वेरी टाइनी और स्मॉल. हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट. द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नियरली 10 to the power 10 meter, 10 to the power 10 meter, which is also called 0.1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर की अगर अपन बात करते हैं, अगर इसका कन्वर्जन देखें तो ये होता है 10 to the power -9 मीटर. कितना बेटा? 10 to the power -9. तो अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें कि 0.1 मल्टीप्लाइड 10 to the power -9 मीटर, तो इट इज कॉल्ड नैनोमीटर. तो ये हो जाएगा आपका नैनोमीटर, विच इज ऑल्सो रिटन एज नैनोमीटर. क्लियर बेटा? ठीक है, तो हाइड्रोजन की सबसे छोटी साइज होती है. क्लियर? नेक्स्ट एटॉमिक सिंबल्स की बात करते हैं. द सिंबल्स ऑफ एटम्स, लाइक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट्स. इन सम एलिमेंट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम्स रिप्रेजेंट्स द सिंबल. जनरली क्या होता है, जो पहला अल्फाबेट होता है इंग्लिश नेम का, उसी से क्या पता बताया जाता है बेटा? एटॉमिक सिंबल को. द डेल्टन सिंबल और द एटम्स ऑफ 36 एलिमेंट्स दैट ही बिलीव टू एग्जिस्ट. ठीक है बेटा, इसने बोला कि 36 एलिमेंट है जो उस समय तक थे, तो डेल्टन्स ने उनके कुछ सिंबल्स दिए, लाइक हाइड्रोजन का कुछ ऐसा, कार्बन का कुछ ऐसा. अब ये पूरा ब्लैक है अंदर से. ठीक है, ऑक्सीजन का बिल्कुल ओ बना हुआ है, फॉस्फोरस का कुछ ऐसा, सल्फर का कुछ ऐसा, आयरन का ऐसा, कॉपर का ऐसा, लीड का ऐसा, सिल्वर का ऐसा. तो इस तरीके से उसने कुछ अपने सिंबल्स दिए. इन सिंबल्स से उस समय पता किए जाते थे कि भाई ये एलिमेंट है. इनको बताने के लिए सिंबल्स यूज किए जा सकते हैं. लेकिन बाद में लेटर ऑन, जब अपन बोले मॉडर्न सिंबल्स जो अब हम लोग पढ़ते हैं,
उनको दिया बेटा जे बर्जीलियस। बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने इनको इन्वेंट किया है ना, इसका तरीका इन्वेंट किया। तो मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इट वाज जे बर्जीलियस हु प्रपोज द मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर। कई बार ऐसा हो सकता है फर्स्ट लेटर होता है, कई बार बोलते हैं अनदर लेटर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा इंग्लिश नेम और लैटिन नेम भी हो सकता है। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो H होता है, ऑक्सीजन की बात करूं तो O होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो अपने सिंपल से हो गए। लेकिन इसमें कंफ्यूजन कहां पे? अगर जैसे मानो कि अपने पास में कैल्शियम और कार्बन है, तो ये कैल्शियम और कार्बन है, तो अब दोनों ही जो है सी से शुरू हो रहे हैं और क्लोरीन भी सी से शुरू हो रहा है, तो अपन तीनों के तो सी दे नहीं सकते थे ना, पहले तो सी लिख दिया पहला अल्फाबेट। लेकिन नेक्स्ट अल्फाबेट इसका सी ए है, ए यूज किया, इसका एल है, इसका एच था। अब क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ जाए इसलिए इन्होंने इसको एल यूज कर लिया। तो कई बार ये सेकंड लेटर भी हो सकता है, कई बार ये थर्ड लेटर भी हो सकता है। तो देखो देयर आर सम एलिमेंट्स हुज नेम्स begin with same letter. For example, the names of elements carbon, calcium, chlorine, copper all begin with letter C. In such cases, one of the element is given a one letter symbol like carbon. The next other की बात करते हैं by but all other elements are given the first letter and another letter symbol of English or Latin name of the element. This is to be noted that the another letter may or may not be second letter of the name. Thus जैसे इसमें second letter नहीं है, इसमें third letter है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इनके नाम दिए गए। इस तरह जैसे कॉपर है तो कॉपर का भी सी होता है, लेकिन नेक्स्ट क्या है बेटा ओ, तो कोबाल्ट का भी सी ओ लिया गया था, इसलिए इसका ले लिया बेटा क्यूप्रम। क्यूप्रम इज द लैटिन नेम ऑफ कॉपर, ठीक। फिर इसका क्या ले लिया गया सिंबल, सी यू ले लिया गया बेटा इसका सिंबल, इसका सिंबल सी यू लिया गया। तो इट शुड बी नोटेड दैट इन टू लेटर सिंबल द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर बट द सेकंड लेटर इज स्मॉल। तो हमेशा पहला वाला हमेशा कैपिटल लेना, नेक्स्ट वाला हमेशा क्या लेगा बेटा स्मॉल लेगा। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। ये कुछ एलिमेंट्स हैं और कुछ उनके सिंबल्स हैं। तो ये इंग्लिश वाले बेटा, तो इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट्स और इनके सिंबल है। जैसे हाइड्रोजन तो इसका हो गया बेटा H, हीलियम है तो He, लिथियम है तो Li, बोरोन है तो B, कार्बन है तो C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P हो गया बेटा, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar एंड कैल्शियम का Ca। ये अप टू 20 हो गए बेटा। ये जो अब तक के अपन ने बोल दिए 20 एलिमेंट्स अपने पास हैं, ये उनके सिंबल्स है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिनके लैटिन और जर्मन नेम है। लाइक सम एलिमेंट्स हैव बोथ इंग्लिश एज वेल एज लैटिन और जर्मन नेम्स। फॉर दीज एलिमेंट्स सिंबल इंक्लूड फर्स्ट लेटर फ्रॉम द लैटिन और जर्मन नेम एक्सप्रेस एज कैपिटल अलॉन्ग विद सम अदर प्रोमिनेंट लेटर। उसके बाद में दूसरा, जैसे अपन ये बात करें सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटम तो Ag यूज किया, कॉपर का बेटा क्यूप्रम तो Cu यूज कर लिया, गोल्ड का ओरम है तो Au यूज किया, आयरन का Fe या फेरम बोल सकते तो Fe यूज किया, मरकरी का हाइड्रोजीनियम क्या बोलते बेटा हाइड्रार्जियम बोलते हैं बेटा इसको हाइड्रार्जियम, तो इसका Hg, पोटेशियम का कैलियम हो गया बेटा तो K यूज किया, सोडियम का नेट्रियम होता है तो Na यूज किया, लीड का प्लम्बम होता है तो Pb यूज किया, एंटीमनी का स्टीबियम होता है बेटा क्या होता है स्टीबियम Sb यूज कर लिया, टंगस्टन का होता है बेटा वुल्फम, जर्मन नेम है इसका, इसका लैटिन नहीं है तो W यूज किया, टिन का होता है स्टेनम तो Sn यूज किया। तो इस तरीके से आप इनके सिंबल्स भी दे सकते। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। द नेक्स्ट कंडीशन ये बेटा अपने पास में एटम की साइज पता चली, रिप्रेजेंटेशन पता चले, पर एटम रहते कैसे हैं बेटा। तो मैं आपको ये बता दूं, द एटम्स ऑफ ओनली फ्यू एलिमेंट्स कॉल्ड नोबल गैसेस,
केवल नोबल गैसेस के जो एलिमेंट है लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन आर केमिकली लेस रिएक्टिव। कैसे होते हैं बेटा? लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते एटमोस्फियर में। तो ये कैसे रहते हैं बेटा? एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, है ना। कैसे रहते हैं? फ्री स्टेट रहते हैं एज अ सिंगल एटम। बट बाकियों की बात करें, एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट्स आर केमिकली वेरी रिएक्टिव। बहुत सारे तो बहुत सारे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बेटा, एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, और फ्री स्टेट में रहते नहीं है, तो सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं मिलेंगे। तो ये कैसे मिलेंगे आपको? डबल और ट्रिपल। कैसे मिलेंगे बेटा? सिंगल तो नहीं मिलने वाले, तो कैसे मिलेंगे? डबल और ट्रिपल ही मिलने वाले। क्लियर? तो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ये दो तरीके से मिल सकते हैं, या तो ये आयंस की फॉर्म में मिलेंगे, और या फिर आपको कैसे मिलेंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलने वाले। ठीक है बेटा? तो देखें इसमें नेक्स्ट, व्हेन एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल और आयन दे बिकम्स स्टेबल। देखो ये आयन या मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? देखो रिएक्टिव कब होता है इंसान? भाई जिसको खाने की भूख है वही तो खाने के पास जाएगा, तो खाने से क्या आएगी? शरीर में स्टेबिलिटी आएगी। तो आपने बोला कि अनस्टेबल है पहले, अगर वो नेटिव स्टेट में है, एटम स्टेट में है, तो ज्यादातर वो कैसा रहेगा? अनस्टेबल। और अगर उसको स्टेबिलिटी चाहिए, वो स्टेबल होना चाहता है, तो या तो वो क्या बना ले बेटा? मॉलिक्यूल, या क्या बना ले बेटा? वो आयंस। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज इन डूइंग सो दे एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस। कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इनका? नोबल गैसेस का जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? चेंज होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। क्लियर बेटा? ये जो स्टेबिलिटी जब पाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? चेंज हो जाता है। और कैसा हो जाता है? स्टेबल लाइक, स्टेबल लाइक, स्टेबल लाइक नोबल गैसेस। इनका कॉन्फ़िगरेशन कुछ नोबल गैसेस के जैसा हो जाता है। क्लियर है बेटा? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, लाइक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ये हुई एटम की बात, अब बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। कैसा रहता है बेटा? फ्रीली रहता है, एटम की तरह, मतलब वो ऐसा रिएक्टिव नहीं रहता है या बंधा हुआ नहीं रहता है। ये मॉलिक्यूल तो खुद कैसा रहता है? फ्री रहता है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, एंड शुड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना बेटा, एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी पूरी की प्रॉपर्टी बताता है एलिमेंट्स की या फिर कंपाउंड की। अब मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट का है या डिफरेंट का है, तो वो भी अपन बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल दो तरीके के हैं। पहला है बेटा एटम्स ऑफ या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो हम लोग इनको ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो पहला पढ़ रहे बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स एट द सेम एलिमेंट्स। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होते हैं वो कंबाइन होते हैं बेटा, या तो वो दो या दो से ज्यादा, टू या टू से ज्यादा होने चाहिए क्या? एटम जो, और सेम एलिमेंट के होने चाहिए। किसके होने चाहिए? सेम के। तो क्या बनाएंगे? वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बनाएंगे। क्लियर बेटा? द कंपाउंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट इट्स एटॉमिसिटी। और जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सेम काइंड गिवन इट्स एटॉमिसिटी। अगर सेम काइंड हो या डिफरेंट हो, एटॉमिसिटी तो बताने ही वाले हैं। तो आप ये बोल दो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ये क्या बताते बेटा? ये आपकी एटॉमिसिटी बताते हैं। क्लियर? ये इनकी एटॉमिसिटी बताते हैं। नेक्स्ट, जैसे एटॉमिसिटी की बात करते हैं तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट आते हैं। तो मॉलिक्यूल विद एटॉमिसिटी इज वन, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एक्सेट्रा। और कुछ मेटल्स भी है जैसे
सिल्वर है, गोल्ड है, ये गोल्ड हो गया आपका, ये आपका सिल्वर हो गया, अर्जेंटम जिसको बोलते हैं, ऑरम जिसको बोलते हैं, वो गोल्ड हो गया। क्लियर है बेटा? इसके बाद में आते हैं डायटोमिक एलिमेंट्स के ऊपर, यानी कि जिनकी एटॉमिसिटी कितनी हो, 2 हो, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। देखिए बेटा, इसके अंदर ये 2 नंबर ऑफ कितने बेटा, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं। इसके बाद में पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स विद एटॉमिसिटी इज मोर देन 2, उनकी एटॉमिसिटी कितनी हो, मोर देन 2 हो। जैसे कि एग्जांपल देखिए बेटा, तो 3, जैसे O3 हो गया 3, P4 हो गया 4, S8 हो गया 8 है बेटा। ये जो नीचे लिखी हुई है इसकी एटॉमिसिटी, लेकिन ये तो सेम काइंड वाले हुए ना। अब अगर डिफरेंट डिफरेंट की तरफ चले तो वैसे बात करेंगे। तो अब बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में। क्लियर है बेटा? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो देखें, इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड और बॉन्डेड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। कैसे जुड़ जाते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, यानी कि ये फिक्स प्रपोर्शन बाय मास जुड़ जाते हैं। ठीक है बेटा? दीज आर bonded together or combined together by the fixed proportion or definite proportion of mass, definite proportion by mass according to law of constant proportion और definite proportion, ऐसे जुड़ जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, H2O की बात करते हैं, तो H2 इधर ऑक्सीजन, इसका होता है 2, इसका होता है बेटा 16। अगर इसको कट करेंगे 1:8 आ जाएगा। तो यानी कि अब जो वाटर है ये रिवर का हो, ये किसका हो बेटा? रिवर का हो, टैप वाटर हो, इसके बाद में कोई भी कहीं से भी लिया हो, ओशियन से लिया हो, तो इसका जो आप बोल रहे हैं जो रेशो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो कितना रहेगा बेटा? 1:8 ही रहने वाला है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल भी इसके अंदर बता दूं आपको कि फिक्स प्रपोर्शन बाय मास कैसे, जैसे HCl है तो इसमें कौन है? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो एटॉमिसिटी तो इसकी डायटोमिक हो गया, 2 एटॉमिसिटी हो जाएगी और रेशो हो जाएगा 1:35.5, यानी कि आप इसको बोल दो 1:2:71 भी इसको बोला जा सकता है अगर इसको होल नंबर में लिखना है तो। इसी तरह वाटर की बात करते हैं, तो वाटर यहाँ पे और ऑक्सीजन ये तो मैंने बता ही दिया। तो कितने होंगे बेटा? 2 यहाँ पे वाटर है, 1 ऑक्सीजन है, टोटल एटॉमिसिटी ट्राई एटॉमिक 1:8। इस तरह अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो है यहाँ पे 1 है, अमोनिया का पूरा जो अगर मॉलिक्यूल बोले तो 1 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन 1 है बेटा और हाइड्रोजन 3 है, तो एटॉमिसिटी हो जाएगी टेट्रा, मतलब कि 4 हो जाएगी। क्लियर? यहाँ 3 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। क्लियर? अगर यहाँ रेशो पता करें अमोनिया का, तो अमोनिया का क्या होता है वेट, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का तो यहाँ 3 है, इसका कितना होता है बेटा? इसका कितना होगा? 14। मास कितना होता है? 14, तो 14:3 आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह CO2 की बात करें तो कार्बन है और ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए बेटा कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। क्लियर? यहाँ पे कार्बन देखें तो 12 मास होता है, ऑक्सीजन का 16 कट कर दो तो यह आ जाएगा 3:3:2 कितना आ जाएगा बेटा? ऑक्सीजन कितना है बेटा? थोड़ी 32 है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना है तो आप इसको क्या कर दो, इसको अगर आप कट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 तो 3:2 कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा, ये लिखा भी हुआ है। क्लियर? इस तरह मीथेन की बात करें, जो मीथेन है CH4 है आपका, मीथेन कितना है बेटा? CH4, ये देखो इधर। तो मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4 कट कर दो तो 3:1 आ गया। क्लियर? मैच भी कर रहे हैं इस तरीके से। तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी है तो ये 2 होंगे, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का। ऑक्सीजन ये अपन बोले हाइड्रो, अभी ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया। इस तरह मॉलिक्यूल ऑफ CO2 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन, तो इस तरीके से ये बॉन्डेड रहते हैं आपस में। तो अपन इसकी एटॉमिसिटी भी बता सकते हैं, जैसे ये डायटोमिक है। मॉलिक्यूल हमेशा मोनो एटॉमिक कभी भी नहीं हो सकते भाई, मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक होगा तो मतलब कि क्या हो जाएगा? उसकी एटॉमिसिटी 1 है, और मॉलिक्यूल तो हमेशा बॉन्डेड रहता है बाय बॉन्डेड। आपने बोल दिया या तो एटम से बॉन्डेड रहे या फिर आपने बोल दिया कई सारे एटम्स आपस में जुड़े, तो एटॉमिसिटी कम से कम 2 तो हो ही सकती है। मिनिमम इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है?
मैक्सिमम फिर कितनी भी कर सकते हो। तो डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक, पॉलीएटोमिक, है ना। नेचर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स लिंक और कंबाइंड बाय केमिकल बॉन्ड, इससे इसका नेचर भी बताया जा सकता है। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं बेटा होमो और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। किसकी बात कर रहे हैं? होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। साफ सुथरे शब्दों में एक चीज समझ लो, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब यानी कि एक ही तरीके के या एक ही आप बोल दो एटम आपस में कंबाइन, जैसे कि हीलियम है तो हीलियम तो खुद ही एक है, ये तो हो गया आपका मोनो हो गया, इसकी एटॉमिसिटी 1 है, इसकी एटॉमिसिटी 2 है, दोनों ही ऑक्सीजन है, इसकी 3 है। ओजोन, ये सल्फर का हो गया बेटा, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 8। फॉस्फोरस की कितनी है? 4 है। एक ही तरीके के तो आप बोल दो दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, दे आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, बस इतना सा याद रखें। दे मे बी फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, जैसा भी आपको ठीक लगे ऐसा बता सकते हो। जितने इसके अंदर एटम होंगे उसकी एटॉमिसिटी बता दी जाएगी। तो इसके कुछ एग्जांपल भी अपन ने ले ली। हेट्रोएटॉमिक के केस में बस कुछ भी नहीं है, सारी की सारी डेफिनेशन सेम है, बस डिफरेंट मॉलिक्यूल या डिफरेंट एलिमेंट इसके अंदर होते हैं कॉम्बिनेशन में। जैसे यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी तो 2 है, तो यहाँ पे एक कार्बन एक ऑक्सीजन है, एक बेरिलियम है और 2 फ्लोरीन है, एटॉमिसिटी 3। बेरिलियम फ्लोराइड बोलेंगे इसको। ये अमोनिया हो गया, एटॉमिसिटी 4 है। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 7। ये सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। इस तरह इसकी बात करें एटॉमिसिटी कितनी होगी? 12 प्लस 22 कितना बेटा? 34। ये कितना हो गया? 45 एटॉमिसिटी है इसकी। पॉली एटॉमिक होगा ये। कार्बन इसमें 12 है, हाइड्रोजन इसमें 22 है, ऑक्सीजन इसमें 11। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं अगर एक से ज्यादा एटम्स, तरीके के एटम्स बोले एक से बोले डिफरेंट काइंड ऑफ एटम आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है बेटा? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हम लोग बात करने वाले वैलेंसी के ऊपर। तो वैलेंसी की डेफिनेशन तो कई जगह आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो आप इसको सिंपली पहले एक लाइन अगर वन वर्ड डेफिनेशन इसकी लिखें तो लिखें वैलेंसी मे बी डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता कर सकते हैं इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक है बेटा, अगर आप जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे वैलेंसी कैसे, तो जैसे मानो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेप्टिकल वे में चक्कर लगाते रहते हैं इस तरीके से ऑर्बिटल्स के अंदर या शेल के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे। मानो कि ये आपका आउटर मोस्ट शेल, तो इसी को आउटर मोस्ट शेल भी बोल सकते हो और एक नाम और भी इसका वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में और आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उससे उसकी वैलेंसी पता की जा सकती है। क्लियर? This is because of outer electron are largely responsible for the chemical behavior as these electrons usually participate in chemical bonding। अगर अपन ये बात करें कि इनके केमिकल नेचर को कैसे बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी से उसके केमिकल बिहेवियर को समझाया जा सकता है। क्लियर है बेटा? अब इसमें अपन आ रहे हैं तो अपन पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ पीरियड। जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप बोलो कि हम लोग लेफ्ट टू और राइट जाएंगे, तो ये देखो बेटा लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सोडियम मैग्नीशियम, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके में 2 है, इसके में 3 है, इसके में 4 है। यहाँ तक तो अपन यहाँ पे लिख भी देते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन भी लिख दिए जाए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 था, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो बेटा 4 तक तो वैलेंसी सिमिलर रहती है, लेकिन जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन 5 हो जाते हैं तो इसकी वैलेंसी 8-5 कर दी जाती है ड्यू टू ऑक्टेट रूल। इसकी 8-6, इसकी 8-7, इसकी 8-8। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3, 2, 1
एंड 0। क्लियर? तो इस तरीके से इनकी वैलेंसी बताई जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखो बेटा वेरिएशन की बात करते हैं ग्रुप के अंदर। जैसे ग्रुप में अगर देखें वैलेंसीज को तो किस तरीके से बता सकते हैं, तो आप बोलो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं अपन, तो हमेशा ग्रुप में वैलेंसी सिमिलर ही रहती है। जैसे आप बोलो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम, ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप है। क्लियर? तो अगर नीचे जाएंगे आप फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम, तो इनकी वैलेंसी क्या रहने वाली है? सिमिलर। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स रहते हैं बेटा। तो ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम, ड्यू टू दिस ऑल द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। कैसी वैलेंसी होती है बेटा? सेम वैलेंसी हो जाती है। तो ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 शोज वैलेंसी 1, ग्रुप 2 में 2, ग्रुप 3 में 3, ग्रुप 4 में 4। अब ग्रुप 15 की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। वही वापस से अपन क्या करने वाले हैं? 8 - 5 कर दो, 3 आ जाने वाला है। 8 - 6 कर दो, नेक्स्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके बाद में 7 और 8। तो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसी तरीके से 8 माइनस क्या कर दूं बेटा? 7, इधर 8 - 8, तो ये देखो ये 0, 1, 2 और 3। क्लियर? इस तरीके से वैलेंसी पता की जाती है। चले नेक्स्ट, वैलेंसीज ऑफ आयन की बात करते हैं। आयन्स में वैलेंसीज को किस तरीके से देखा जाता है? तो द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज सेम एज वैलेंसी ऑफ आयन इज सेम एज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। चार्ज क्या प्रेजेंट है आयन पे, उससे बताई जा सकती है। इफ एन आयन हैज 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी उसकी? 1। और बोला जाएगा मोनोवैलेंट आयन, जैसे मोनो एटॉमिक बोल रहे थे, तो वैलेंसी के हिसाब से इसको वैलेंट बोलना है तो मोनोवैलेंट हो जाएगा एक कैटायन, क्योंकि कैटायन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड, आप ये लिख भी दो, पॉजिटिव चार्ज आयन क्या कहलाता है बेटा? कैटायन। और नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड अनायन, इसको एनायन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे सोडियम प्लस, है ना, कैल्शियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, एक्सेट्रा। इसमें आ सकता है क्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2-, नाइट्रोजन 3-, एक्सेट्रा। क्लियर है बेटा? तो इनके ऊपर जो चार्ज मौजूद है विच इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट आयन। क्लियर? If next ऊपर देखो, if an ion has 2 unit of negative charge, its valency will be 2. It is known as divalent anion. अब anion क्यों बोलेंगे? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड अनायन। क्लियर है बेटा? तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो बेटा आज के लिए अपना लेक्चर जो है यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इस चैप्टर में जो है बैलेंसिंग सीखेंगे, है ना। तो आपको अगर ये जो लेक्चर है अपन ने आज जो लिया वो बहुत पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड EW। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए थैंक यू।